एक बार एक राजा ने अपने राजभवन में एक फंक्शन कराने का सोचा और उसमें उसने सोचा नृत्य का प्रोग्राम हो, तबले का वादन हो और बहुत सारे उसके करीबी लोग वहां पर उसे देखने आए। तो फंक्शन की एक तिथि निर्धारित कर दी गई और उस निर्धारित तिथि में तबला वादक और नृत्यिका दोनों आए और उन्हें लगा था कि अगर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उन्हें बहुत सारे पैसे, रुपए, धन दौलत सब कुछ मिलेगा। प्रोग्राम शुरू होता है और प्रोग्राम शुरू होने के साथ ही नृत्य करने वाली नृत्य कर रही है, तबला बजाने वाला तबला बजा रहा है। पूरी रात प्रोग्राम चलता है और सुबह के 4 बजने वाले थे। सब कुछ अच्छे से जा रहा था। तभी तबला वादक को नींद आने लगती है और नृत्यिका यह देखती है। जब नृत्यिका यह देखती है तो उसे लगता है कि अभी हमें कुछ समय बाद जो इतना सारा पुरस्कार मिलेगा वो सब तो छीन जाएगा, बल्कि सजा दे देगा अगर राजा ने इसे नींद में इस तरह से देख लिया तो उसी ने उस दौरान एक दोहा गाया, घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारणे यूं ना कलंक लगाए। जैसे ही उसने ऐसा बोला, तबला वादक ने ऐसा सुना, तबला वादक सजग हो गया और उसने और अच्छे से तबला बजाना शुरू कर दिया। यह देखकर राजा का बेटा, जो राजा की बेटी, गुरु सब खुश हो गए। गुरु आए और उन्होंने खूब सारा आशीर्वाद दिया। उसके बाद राजा का बेटा गया, उसने अपना मुकुट दे दिया। उसके बाद राजा की बेटी गई, उसने अपना हार दे दिया उस नृत्यिका को। और राजा सोच रहा था कि एक दोहा पढ़ के हर कोई से सब कुछ देने को तैयार है, जिसके पास जो कुछ भी है। तो राजा एकदम गुस्से से खड़ा हुआ, बोला ये कौन सी बात हुई? एक दोहा उसने गाया और उसके बाद उसे इतना कुछ दे रहे हो आप लोग। तो जो गुरु था उसने कहा कि देखो राजन, इसने जो बात कही है एक दोहे में, वह समझने में मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। कितनी आसानी से उसने कह दिया कि इतना समय बीत चुका है और जब थोड़ा सा रहा है उसमें बेचैन क्यों हो रहे हो? वहां पे आप क्यों रुक रहे हो? उस वक्त जब आपको सबसे ज्यादा सजग होना चाहिए, आप वहां पे सजग क्यों नहीं हो रहे हो? तो लंबे समय के इंतजार के बाद थोड़ा सा और इंतजार करने में क्या बुराई है? थोड़ा सा और सजग रहना है। यह बात जब राजा को राजगुरु ने समझाई तो उसे लगा ठीक है। फिर उसके बाद उसके बेटे ने भी बोला कि मुझे भी यह बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि पिताजी मुझे लग रहा था कि आप मुझे अपना शासन देंगे नहीं, तो मैंने सोचा था कि आज रात को यानी कि आने वाले दिन में मैं आपका जीवन यानी कि पूरी तरह से समाप्त कर दूंगा और शासन पूरा ले लूंगा। लेकिन मुझे समझ में आया कि आखिर हूं तो मैं आपका पुत्र ही और भविष्य में मैं इसी जगह का राजा होने वाला हूं, तो क्यों ना थोड़ा और इंतजार कर लिया जाए। उसी तरह से राजा की बेटी ने बोला, मैं भी नाराज थी। मैं हमारे राज के एक महावत के साथ भागने वाली थी। भागने इसलिए वाली थी क्योंकि मुझे यह लग रहा था कि मैं शादी के लायक हो गई हूं, लेकिन अभी तक आप मेरी शादी नहीं कर रहे हैं, आप मेरे लिए अच्छा दूल्हा नहीं देख रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे नाराज थी और मैं भी फैसला तुरंत लेने वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि बस थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। आप तो पिताजी हैं, आप मेरे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। राजा प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि इतना कुछ हो सकता था अगर इसने इतनी सी सीख इनको ना दी होती आज। तो राजा ने भी फिर नृत्यिका को पुरस्कार दिए और उसके बाद जो जो नाराजगी जिसकी थी अपने बेटे की, बेटी की, सब उसने दूर कर दी। लेकिन यहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि बहुत सारा वक्त चला गया है, थोड़ा सा बचा है और वहां पे आपको चूकना नहीं है, वहां पे आपको ढीले नहीं पड़ना है। तो आपकी परीक्षा भी है, तो आपने बहुत लंबे समय से तैयारी की है और जब आपने इतने लंबे समय से तैयारी की है तो ये आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और बढ़ जाती है कि यहां पर अब आप थोड़ी सी भी ढील ना दें, आलस ना करें। या तो ये हो सकता है कि बहुत सारा तनाव हो जाए, बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहा हो कि तैयारी तो पूरी हुई नहीं है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ने को रह गया है, करंट अफेयर अभी पूरा याद नहीं है, जो कुछ मैंने पढ़ा था याद नहीं आ रहा है। तो ये डर भी हो सकता है जो आपको परीक्षा देने के लिए लगे कि यार नहीं, परीक्षा रहने देते हैं, इस बार नहीं देंगे, अगली बार देंगे और तैयारी करें। या फिर ये तनाव हो कि अब तो लगता है सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, उतनी तैयारी है नहीं। इससे तो कोई फायदा है नहीं इस सोच से। जो आपने तैयारी की है, जो आपने जितना भी समय दिया है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जिसने जितना भी दिया है, अगर आपने इतना समय जब दिया ही है तो परीक्षा तक अपना धैर्य बना के रखें, अपना संयम न खोएं, अपने आप को अनियंत्रित ना होने दें। अनियंत्रित का मतलब क्या है? देखिए, अगर आपको तनाव हो रहा होगा परीक्षा का, तो तनाव तब होता है जब आपको लगता है चीजें आपके नियंत्रण से बाहर है, और ऐसी परिस्थिति में ऐसा लगना लाजमी है। लेकिन जब ऐसा सबके साथ लग रहा है तो आप इसको इस वक्त के लिए सामान्य कर लीजिए और थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। परीक्षा आने वाली है, ऐसा नहीं कि सवाल आपसे बनेंगे नहीं, आपने जो पढ़ा है वो आपसे बनेंगे। तो जो नहीं हो सकता है उसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन जो हो सकता है उसके लिए आपको बस चेत के रहना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुछ बातें हैं जिस पे हमें ध्यान रखनी है। पहली बात यही है कि तनाव के कारण क्या लग सकते हैं आपको,
कि तैयारी में कुछ कमी रह गई है, या तो फिर आप दूसरों से तुलना करें, किसी ने बता दिया कि उसने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ ली है, पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ ली है, लेकिन हो सकता है आपने ज्योग्राफी इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़ी हो, इन्वायरमेंट बहुत अच्छे से पढ़ा हो। तो हर किसी की अपनी एक पकड़ है किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो आप अपने लिए उससे कंपेयर ना करें। आप कहीं और हो सकता है बढ़त बना के चल रहे होंगे, पढ़ने वाले को यही माइंडसेट तो रखना पड़ेगा। उसके अलावा देखें तो परिणाम को लेकर जब आप अभी से चिंता करेंगे तो आप परफॉर्म कैसे कर पाएंगे। तो परिणाम की चिंता बाद में, अभी सिर्फ परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है। और बड़ी बात ये भी है कि जब आपको लग रहा है कि समय वक्त कम है, अब बहुत कम बचा है, तो उसका भी एक कारण होता है तनाव होने का। तो जो आपके समय पास समय बचा है, उस समय में आप बेहतर क्या कर सकते हैं, आप ये सोचिए। ये ना सोचिए कि इस समय में हम सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ नहीं, अब आपको बेहतर करना है इस समय में। तो कुछ ही दिन बचे हैं, तो इन दिनों में आपको करना क्या है, अब आप हर दिन का शेड्यूल बनाइए। पहले होता है कि जब आप साल भर पहले तैयारी करते हैं तो साल भर का शेड्यूल बनाते हैं कि मैं 15 दिन ये, 20 दिन ये, 25 दिन ये, 1 महीना ये ऐसे पढ़ूंगा। अभी आपके पास गिने चुने दिन है, परीक्षा कुछ दिनों बाद ही है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हर दिन का शेड्यूल डिसाइड करना है कि आज मुझे इतना टॉपिक है, इतना सब्जेक्ट है, इसका रिवीजन कर लेना है यहां से यहां तक का, फिर अगले दिन मुझे इसका करना है। तो हर दिन का टारगेट लेके चलेंगे कि आज मैंने ये कंप्लीट कर दिया, अगले दिन ये वाला कर दूंगा। तब रिवीजन जो है आपका क्विक होगा और उसमें आप गति लेके आ पाएंगे, क्योंकि रिवीजन में गति होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर रिवीजन में भी उतना ही समय लगेगा तो फिर वो रिवीजन किस बात का। मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जो समय है, जितना आपने पढ़ा है, देखिए इसके 2 फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि आपको सीमित समय पे बहुत सारे सवाल करने हैं, तो 2 घंटे में जब आपको इतने सारे सवाल करने हैं तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार रख सकें, उसके लिए अभ्यास करें। क्योंकि माइनस मार्किंग है तो माइनस मार्किंग का भी अभ्यास होना जरूरी है, कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं इस बात का अभ्यास होना जरूरी है। और साथ में जब आप मॉक लगाएंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि आप जो पढ़े हैं वो आपको याद भी आ रहा है। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते वक्त, हाँ हाँ यहाँ पे ये टॉपिक मुझे आता है, यहां से अब मुझे कोई पूछ ले मैं बता दूंगा, क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चन लगाया मुझसे बन रहा है। फिर उसके अलावा नींद देखिए और संतुलित भोजन, ये बहुत चीज महत्वपूर्ण बात है। क्यों? क्योंकि अभी क्या होगा कि आप सोचेंगे समय, दिन तो 24 घंटे का है, मैं अपने पढ़ने के घंटे और बढ़ा लेता हूं, मैं 20 घंटे पढ़ लूंगा, 22 घंटे पढ़ लूंगा। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। 2 घंटे की नींद से अगले दिन जब आप 20 घंटे पढ़ने का सोचेंगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मतलब मैं अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं, इस बात को आपको सीरियसली लेना होगा। फिर उसके बाद चाय कॉफी का सेवन करने से ऐसा नहीं कि माइंड आपका बहुत एक्टिव हो जाएगा, नींद से आप दूर हो सकते हैं, नींद से दूरी आपकी हो सकती है चाय कॉफी से, लेकिन लगातार आप बहुत ज्यादा चाय कॉफी का सेवन करेंगे तो आप जगे तो रहेंगे शायद, लेकिन चीजें आपको उतनी बेहतर तरीके से याद ना हो। तो एक सीमित मात्रा में ही आप चाय कॉफी वगैरह लें, ये बहुत ही जरूरी है। और एक नजर में अंतिम रिवीजन के लिए क्या देखें, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको 2 तरीके से समझना होगा आपको। जैसे कि मान लीजिए अभी हाल की जो रिपोर्ट आई है या इंडेक्स आए हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो सबमिट हुए हैं, या फिर हम कह सकते हैं जनगणना, या फिर जैसे कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, इस तरह के जो फैक्ट्स हैं इनको आप ध्यान से देख लीजिए। बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये सब आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, शॉर्ट में एक बार एक नजर से देखिए कितना याद आ रहा है, जहां भूल जाए, जो चीज आपको लगे याद नहीं थी उसको एक बार देख लीजिए। दूसरी तरफ आपको यह रखना है कि आप सीमित दिनों में, चूंकि आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि आप क्या पढ़ सकते हैं। अगर वो नया भी है तो वो है सिर्फ करंट अफेयर। लेकिन मैं देखिए यही मानता हूं कि परीक्षा के अंतिम दिनों में आप रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं भी कर रहे हैं, शुरुआत भी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साल भर का करंट अफेयर, और लास्ट 6 मंथ का तो और ज्यादा, 1 साल का तो फिर भी हम मानते हैं, लेकिन 6 मंथ का और ज्यादा। तो 1 साल का करंट अफेयर जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बात का मैं आपको ध्यान दिलाता हूं कि जैसे मान लीजिए आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर में कोई पॉलिटी का टॉपिक है, तो अब वो मान लीजिए कि वह जुड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, कि सुप्रीम कोर्ट में अभी नए न्यायाधीश आ गए, मुख्य न्यायाधीश। तो अब पॉलिटी का वो मुख्य न्यायाधीश वाला जो टॉपिक है वो आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहां पे अब ज्योग्राफी में बात आ जाती है, किसी बिजली परियोजना की बात हो गई करंट अफेयर में, कि एक बिजली परियोजना थी, उसकी आपने बात कर ली। तो अब आपको उस क्षेत्र के बारे में, उस नदी के बारे में पता होना चाहिए, उस नदी तंत्र के बारे में पता होना चाहिए। तो यानी कि ज्योग्राफी का वो टॉपिक भी आपका क्लियर होना चाहिए। करंट अफेयर में जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आप देखिए क्या उसका वो सब्जेक्ट से जो टॉपिक है उसके बारे में आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो चीजें क्लियर है कि नहीं, वो साथ साथ एक नजर में आप देख लेंगे तो हो सकता है आपके लिए वो ज्यादा फायदेमंद हो।
और उसके अलावा अब ये सब कुछ जब आप पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आपके मन में आएंगी, सवाल कितने अटेम्प्ट करें, क्योंकि माइनस मार्किंग है। तो उसका एक बढ़िया सबसे बेहतर होगा अभ्यास आप कर लें, आप सेंटर में जा सकते हैं। दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में मॉक टेस्ट का आयोजन कराया जा रहा है और ओपन मॉक टेस्ट है, यानी कि कोई भी विद्यार्थी मॉक टेस्ट दे सकता है दृष्टि के ऑफलाइन सेंटर में। कौन सा सेंटर में? यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए होने वाला है। यह 15 तारीख को, 15 दिसंबर को। अब यह 15 दिसंबर को जो होने वाला है, एक बार देख लीजिए ध्यान से, कहां कहां पे होगा। प्रयागराज में, लखनऊ में, नोएडा सेक्टर 15 में। आपको पता है नोएडा सेक्टर 15 में मुखर्जी नगर वाली क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, और उसके अलावा करोल बाग में दिल्ली में। तो इन जगहों पर आप जाकर के ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हैं यूपीपीसीएस 2024 के लिए, जिससे आप बेहतरीन तरीके से एनालाइज कर पाए कि पेपर के टाइम में क्या स्थिति होगी और कैसे आपको परफॉर्म करना है। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जानकारी के लिए भी है और अदर फॉर्म भरने के लिए भी है। अब देखिए, पेपर 1 सामान्य अध्ययन सुबह 9:30 से 11 बजे तक चलेगा, पेपर 1 का, और उसके बाद पेपर 2 का शाम को 2:30 से 4:30 बजे तक चलेगा, यानी कि सी सेट का। और आपको दोनों ही देने हैं, आपके लिए बेहतर होगा। तो सभी के लिए है, और सेंटर मैंने आपको बता ही दिया है, प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा सेक्टर 15 और करोल बाग। अब उसके अलावा परीक्षा के दिन फिर क्या करेंगे? जब परीक्षा का दिन आपके सामने होगा, आपको सभी जरूरी चीजें साथ में ले जानी है। एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा, क्या नहीं ले जा सकते हैं वो बिल्कुल मत ले जाइएगा, अन्यथा सेंटर में आपको परेशानी होगी। सेंटर कहां पे है पहले से ही एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको उस वक्त अचानक से ढूंढने की वजह से सेंटर पहुंचने में देरी ना हो जाए। इसीलिए आप समय पर पहुंच सकें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हल्का नाश्ता करके जाएं, खाली पेट भी ना जाएं और बहुत ज्यादा खा के ना जाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आमतौर पर इस बात को आप इग्नोर कर देते हैं, पर यकीन मानिए इसको आप इग्नोर नहीं करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद ही रहने वाला है। और सकारात्मक सोच तो रहना जरूरी ही हर एक व्यक्ति में, हर एक परिस्थिति में, न सिर्फ एक एस्पिरेंट के रूप में, एक व्यक्ति के, एक इंसान के रूप में भी। फिर उसके बाद बात आती है परीक्षा के दौरान आपको क्या करना है। देखिए, परीक्षा के दौरान आप पहुंच गए, हर चीज ले गए, यहां पे अलग से मैं लिख देता हूं परीक्षा के दौरान क्या करना है। ये बातें तो हो गई। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है परीक्षा के दौरान, वो ये है कि जो प्रश्न बनता है उसको पहले कर लें। यानी कि मान लीजिए कुछ लोगों के साथ दो परिस्थिति बनेगी, किसी के साथ ये परिस्थिति बनेगी कि उसको हिस्ट्री के सवाल अच्छे से आते हैं, हिस्ट्री उसने अच्छे से पढ़ा है, तो आप पहले हिस्ट्री कर लीजिए। फिर मान लीजिए पॉलिटी आते हैं, पहले पॉलिटी के कर लीजिए। एक तरीका तो ये है, लेकिन आप उसमें स्पीड मेंटेन रख पाएंगे, असली मकसद है स्पीड मेंटेन करने का। दूसरा तरीका है कि एक तरफ से भी आप लगा रहे हैं तो आप वो सवाल लगाइए जो आपको पहले आते हैं, जो आपको बनता है देखते इसका जवाब ये होगा, उस पर टिक कर दीजिए पहले। तो उसका फायदा आपको क्या मिलेगा? उसका फायदा आपको यह मिलेगा कि आप शुरू में जो गति बना के रखेंगे तो ज्यादा सवाल आप जल्दी कर लेंगे, और बचे हुए सवाल जो आपसे बनते नहीं है या जिसमें आपको थोड़ी सी दुविधा है सोचने में, तो आप समय ले पाएंगे कि अब इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जब ज्यादा समय आप ले पाएंगे तो सीधी सी बात है ज्यादा सही होने की संभावना रहेगी, प्रायिकता बढ़ेगी, संभावना बढ़ेगी। तो बस आपको गति बना के रखनी है, इसलिए दोनों तरीके हैं, आप जो चाहें वो फॉलो कर लें। लेकिन शुरुआत में आप ऐसे सवाल को लेकर बैठ गए जो बनता नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो उस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, मैं नहीं चाहता हूं कि आप समय गंवा दें। तो ये बातें हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कट ऑफ जो है 60% से ज्यादा नहीं जाएगी, लगभग 60% के आसपास, यानी कि 100 में से माइनस मार्किंग के साथ में 90 प्रश्न आपने सही कर दिए। माइनस मार्किंग को के नंबर हटाने के बाद सही सवाल आपके 90 हो जाते हैं, और उसमें भी थोड़ा सा हम आगे ज्यादा लेके चलेंगे, हम 95 के आसपास ले चलेंगे, 95 से 100 के आसपास। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि माइनस मार्किंग के बाद इतने आप सही ले जाने की एक रेस में बने रहें, कोशिश करें उस 2 घंटे में, तो आपके लिए बेहतर होगा। अब यहां पे चूंकि कट ऑफ का निर्धारण नहीं हो सकता है, लेकिन हम जो कट ऑफ का ट्रेंड रहा है उससे थोड़ा सा आगे ही अपने आप को पुश करके चलेंगे तो बेहतर रहेगा। अब चूंकि परीक्षा में दिन कुछ कम बचे हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, एकदम से सबसे अपने आप को दूर बना लेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। तो मैं ये आपको पहले ही कहता हूं कि आप अकेले जरूर रह सकते हैं परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए, लेकिन अकेलेपन में आपको नहीं रहना है।
तो अगर आपको एक बार भी लग रहा है कि आप अकेलेपन के शिकार हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, आप अनावश्यक सोच रहे हैं, तो जो भी आपके करीबी है, आपका दोस्त है कोई, या फिर आपके परिवार का कोई व्यक्ति है, आपके माता जी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, बहन है, या कोई अपना दोस्त है जो कि आपको सुनता है, आपको सुन सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि सामने वाला आपको सोल्यूशन दे देगा, उस वक्त ये महत्वपूर्ण होता है कोई आपको सुन ले, तो उससे बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, जो भी दिमाग में उलझनें चल रही होती हैं। तो बस शेयर कर लेंगे किसी अपने से अपनी दुविधा, तो वो आसान हो जाएगी, थोड़ी सी हल्का महसूस करेंगे। तो इसीलिए अकेले आप रह सकते हैं, लेकिन अकेलेपन में ना रहें, बेहतर होगा। तो ये सारी बातें थी जिसका आपको परीक्षा के पहले ध्यान रखना है। आप सबको ये सारी बातें लगभग पता है, लेकिन फिर भी वो बात कही जाती है ना कि अच्छी बातें बार बार दोहराने से वो दिमाग में फिर बैठ भी जाती हैं, और फिर उसका असर ये होता है कि जब हम उन बातों को सुन रहे होते हैं तो फिर वो हमारे एक्शन में आती है। तो मैं चाहता हूं ये जो भी बातें हैं वो आपके एक्शन में भी आ जाएं, उतनी ही सहजता से जैसे ये सारी बातें आपको पता है। फिर उसके बाद ये जानकारी की पीसीएस के लिए आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम की, जो भी पीसीएस यूपी का हो, बिहार का हो, या कोई भी हो, तो वैसे में आपके लिए पीसीएस परीक्षण एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, दृष्टि आईएएस के प्लेटफॉर्म पे है, वेबसाइट पे है, जिसमें आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं लगातार, जो कि पीवाईक्यूज के आधार पर बने हैं। तो आप अपने आप को हमेशा जांच सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बेहतर है, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट है इसलिए और बेहतर है। और उसके साथ ही यहीं पे आज का सेशन समाप्त करते हैं, और इस जानकारी के साथ में कि मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा सेक्टर 15 में होंगी, और क्लासेस की शुरुआत हिंदी मीडियम की हो चुकी है। एडमिशन आरंभ है, 9 तारीख से शुरू हुआ है, दोपहर 3 बजे से बैच है। और उसके साथ ही हम देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम का भी बैच 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है, शाम को 6 बजे। तो ये जानकारी जहां तक पहुंचानी जानी चाहिए आप एक बार पहुंचा दीजिएगा, लेकिन अपनी परीक्षा पे पूरा फोकस करते रहिए। जब तक परीक्षा ना हो जाए, आपको अब अंतिम समय में ढील नहीं देनी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।